Hello and welcome back to Due Simplified, your only spot for simple learning. आज हम SEC कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ की दूसरी यूनिट कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है लिसनिंग स्किल्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप वीडियो को जितने लोगों से आप शेयर कर सकते हैं जिनके लिए यूज़फुल है उनको कर दें। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू लिसनिंग, यानी कि लिसनिंग का क्या इंपॉर्टेंस है इस पर्टिकुलर यूनिट में। लिसनिंग जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स होता है कम्युनिकेशन के लिए। हमारी एवरीडे लाइफ में हम कॉन्स्टेंटली रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन को कन्वर्जेशंस के थ्रू, लेक्चर्स के थ्रू, फ़ोन कॉल्स के थ्रू, या फिर जो मीटिंग्स, इंटरव्यूज़ और पॉडकास्ट होते हैं जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल होते हैं उनके थ्रू। लिसनिंग जो है वो बहुत क्या बोलते हैं वो एक कॉन्सेप्ट है जो कि सिर्फ हियरिंग से ज़्यादा है, यानी कि लोग उसको लिसनिंग को मिस इंटरप्रेट करते हैं ये समझ के कि इट इज़ लाइक हियरिंग द साउंड्स, बट देयर इज़ अ डिफरेंस कि जो हियरिंग है वो एक फ़िज़िकल प्रोसेस होता है, लेकिन जो लिसनिंग है वो एक एक्टिव मेंटल प्रोसेस होता है जहाँ पर आप चीज़ों को समझते हो एंड आप सर्टेन थिंग्स को वर्कआउट करते हो। जब हम सुनते हैं या फिर हम अटेंशन देते हैं पर्टिकुलर स्पीकर को, उसके बात को समझते हैं और उस बात का क्या मतलब है उसको भी हम इंटरप्रेट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक टीचर एक्सप्लेन करता है एक असाइनमेंट, सिंपली उसको सुनना होगा टीचर की वॉइस को सिर्फ अपने कानों के अंदर भेजना। बट अगर एक स्टूडेंट कॉन्सेंट्रेट करता है, समझता है कि क्या इंस्ट्रक्शंस हैं और कैसे उनको पर्टिकुलर चीज़ें याद रखनी है, तो दैट प्लेज एन इफ़ेक्टिव रोल और वो हमारा कंसिडर किया जाता है कि हमने अच्छे से सुना है। अब हम आगे देखते हैं। तो लिसनिंग को हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमने कोई भी पर्टिकुलर चीज़ को रिसीव करा, उसके बाद हमने उस पर अटेंशन दिया एंड फिर समझ में आने के बाद हमने उसको और अच्छे से इंटरप्रेट करा और उसके बाद हमने उस पर रिस्पॉन्ड करा। तो जो हमारा इफ़ेक्टिव लिसनिंग है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन को करने के लिए। सेकेंड टॉपिक जो आता है वो है हियरिंग एंड लिसनिंग, यानी कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो हम और अच्छे से पढ़ेंगे। ऑल्दो हियरिंग और लिसनिंग जो हैं वो हम उनको इंटरचेंजेबली पढ़ लेते हैं या फिर समझ लेते हैं, बट उनके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। जैसे हियरिंग का मतलब होता है कि एक नेचुरल एबिलिटी है जिससे हम साउंड्स को रिसीव करते हैं हमारे ईयर्स के थ्रू। इसके अंदर हमें नेसेसरीली इम्पॉर्टेंट नहीं होता है कि हम कंसंट्रेशन अपना कंसंट्रेशन यूज़ करें। जैसे हम बहुत सारे लोगों को बात करते हुए सुनते हैं जो हम ट्रैवल कर रहे होते हैं बस में या फिर किसी भी ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम से, बट हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं कि वो एक्चुअली उनका कॉन्वर्जेसन उन पर्टिकुलर लोगों का क्या है। अगर हम बात करें दूसरे साइड लिसनिंग का, तो लिसनिंग जो है उसके अंदर हमें कॉन्शियस अटेंशन चाहिए होता है। जो लिसनर है वो समझने की कोशिश करता है और इंटरप्रेट करता है कि जो स्पीकर है उसने क्या बोला। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब एक स्टूडेंट केयरफुली सुनता है टीचर्स के एक्सप्लेनेशन को तो वो समझता है कॉन्सेप्ट और वो क्वेश्चंस पूछता है। जब स्टूडेंट अच्छे से सुनता है तो जो हियरिंग है वो हमें अलाउ करती है कि हम साउंड को रिसीव करें, लेकिन जो हमारा लिसनिंग स्किल है वो क्या हमें अलाउ करता है कि हम उस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन को समझ भी पाएँ। अब कुछ इम्पोर्टेंट क्या इम्पोर्टेंट हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या फिर क्यों इम्पोर्टेंट होता है लिसनिंग स्किल्स, ये हम पढ़ेंगे। तो जो लिसनिंग है वो असेंशियल है पर्सनल या फिर प्रोफेशनल दोनों लाइफ्स के लिए। सबसे पहली बात आती है कि हमें वो मदद करता है लोगों को समझने के लिए, उनकी बातों को समझने के लिए। जो गुड लिसनिंग है वो अलाउ करता है ये समझने में कि सामने वाला जो इंसान है या फिर सामने वाला जो भी स्पीकर है वो क्या बोलना चाहता है। वो सेकेंड पॉइंट आता है कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स को प्रिवेंट करता है। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं क्योंकि लोग ध्यान से सुनते ही नहीं हैं। तो अटेंशन पे करना जब कोई अपना मैसेज कंप्लीट कर रहा है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उससे क्या होता है, हमारी कन्फ्यूजन्स जो होती हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं एंड देयर इज़ अ 0% चांस कि वहाँ पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। थर्ड पॉइंट आता है कि वहाँ पर हमारी जो लर्निंग है वो इम्प्रूव होती है।
स्टूडेंट्स जो हैं वो लर्न करते हैं, सुनते हैं टीचर्स को, लेक्चर्स को, डिस्कशंस को या फिर किसी भी एजुकेशनल कंटेंट को, तो जो इफ़ेक्टिव लर्निंग होती है उसी से वो अपना एकेडमिक परफॉर्मेंसेस को इम्प्रूव करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। तो आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर जो फोर्थ पॉइंट है उसमें ये आता है कि हम अपने रिलेशनशिप्स को भी बिल्ड कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द लिसनिंग स्किल्स। तो जब भी हम ध्यान से सुनते हैं लोगों की बातों को तो हमें बहुत रिस्पेक्टेड फील होता है, बहुत वैल्यूड फील होता है, जो स्पीकर होता है। सेम गोज़ फॉर आवर सेल्स कि अगर कोई हमें ध्यान से सुनता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हाँ कोई पर्टिकुलर इंसान हमारी बात बहुत ध्यान से सुन रहा है एंड वो इंटरेस्ट ले रहा है। तो ये ना स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स बिल्ड करने का भी एक तरीका होता है। उसके बाद आता है कि इम्प्रूव कम्युनिकेशन, कि यहाँ पर आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है, क्योंकि जो एक गुड कम्युनिकेटर होता है वो ना तो उसको सिर्फ सुनना लाइक बोलना चाहिए क्लियरली, बट उसको ना समझना भी चाहिए कि सामने वाला इंसान के क्या रिएक्शंस हैं, क्या उसका फीडबैक है, क्या उसको वो चीज़ समझ आ रही है या नहीं। तो लिसनिंग जो है वो कम्युनिकेशन को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाती है। उसके बाद आता है कि यहाँ पर हम एक एम्पैथी डेवलप करते हैं। जब भी हम दूसरों को या फिर किसी के एक्सपीरियंसेस को बहुत ध्यान से सुनते हैं तो जो उनके इमोशंस हैं उससे हमें समझ आता है कि किसी भी इंसान की पर्टिकुलर फीलिंग या फिर उसका पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू और पर्सपेक्टिव क्या था किसी सिचुएशन के लिए। उसके बाद लास्टली देखते हैं कि ये ना हमें डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। जब हम सुनते हैं डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस को, वहाँ से हम रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है हम बेटर डिसीजंस ले पाते हैं। तो ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अगर हम ध्यान से सुनते हैं तो। अब बात करते हैं कि एक इफ़ेक्टिव लिसनर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो एक इफ़ेक्टिव लिसनर को ना हमेशा कंप्लीट अटेंशन देना चाहिए स्पीकर को, उसको अननेसेसरी इंटरप्शंस को अवॉइड करना चाहिए, जो मेन आइडिया है उसको समझना चाहिए, और जो स्पीकर की टोन या फिर इमोशंस है ना उसको भी ऑब्जर्व करना चाहिए। और आगे उसको क्या ध्यान रखना चाहिए कि वो रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछे, ऐसा नहीं कि वो बोल कुछ और रहा है और आप क्वेश्चन कुछ और कर रहे हो। तो जो स्पीकर है आपको उसको ध्यान से सुनना चाहिए एंड उसी से रिलेटेड आपको उसी से रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछने चाहिए। उसके बाद आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को याद रखना चाहिए कि किसी भी पर्टिकुलर इंसान ने वो चीज़ बोलते समय क्या इन्फॉर्मेशन वो देना चाहता था एंड क्या हमें समझ में आया। हमें यहाँ पर क्विक अजम्पशंस बनाना छोड़ देना चाहिए, हमें अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो जो एक गुड लिसनर होता है वो ना तो सिर्फ पेशेंट होना चाहिए बल्कि ओपन माइंडेड होना चाहिए, क्योंकि लिसनिंग का मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा अग्री करें कि सामने वाला क्या बोल रहा है। उसका मतलब ये भी है कि आप समझो बोलने से पहले और अपना एक ओपिनियन, मतलब ऐसा होता है ना कि हम कभी कभी हम प्री अज्यूम कर लेते हैं कि सामने वाला ऐसा होगा, बट हियर यू व्हाट यू नीड टू डू कि आप पहले सामने वाले को समझो वो क्या बोलना चाहता है, उसका पर्टिकुलर ओपिनियन क्या है, उसके बाद आप उसको जज करो या फिर उसके बाद आप एक ओपिनियन उसका क्रिएट करो अपने माइंड में। अब बात करते हैं कुछ बैरियर्स की कि क्या क्या पर्टिकुलर बैरियर्स होते हैं एक इफ़ेक्टिव लिसनिंग के लिए। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इफ़ेक्टिव लर्निंग के बीच में आ सकते हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है फिज़िकल डिस्ट्रैक्शंस। तो वहाँ पर नॉइज़ होगी जब आप बात कर रहे हो अगर आसपास, या फिर पुअर इंटरनेट कनेक्शन होगा, या फिर ट्रैफिक है, या फिर एक अनकम्फर्टेबल एनवायरनमेंट है, तो वहाँ पे जो आपकी लिसनिंग है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है। अगर हमारा लिसनर थिंक कर रहा है किसी और चीज़ के बारे में, तो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं कि पर्टिकुलर सामने वाला इंसान किस चीज़ के बारे में बात कर रहा था एंड अब हम अपने ही थॉट्स में कहीं खो जाते हैं। उसके बाद आता है प्रेजुडाइज एंड बायस। तो कभी कभी लोग ना डिसाइड कर लेते हैं कि वो सामने वाले इंसान के बारे में या फिर पर्टिकुलरली स्पीकर के बारे में क्या सोचते हैं, एंड वो उसको सुनने से पहले ही एक कंप्लीट अपना लाइक पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट कर लेते हैं, जिससे कि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है या फिर जो उनका बॉन्ड है वो उस पर अफेक्ट हो सकती है वो चीज़। उसके बाद फोर्थ आता है हमारा इमोशनल स्टेट। अगर हम गुस्से में हैं, हम एंजाइटी हो रही है, हम दुखी हैं या फिर हमें स्ट्रेस है,
तो ये चीज़ें हमें लाइक कंसंट्रेट करने से लाइक रोक सकती हैं कि जो हमारा जो स्पीकर है वो क्या बोल रहा है, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि इंटरप्रिटेशंस, यानी कि कॉन्स्टेंटली हम इंटरप्शंस। तो कॉन्स्टेंटली अगर हम इंटरप्ट करेंगे स्पीकर को बोलते समय, तो ये क्या होगा कि हम जो लिसनर है उसको समझ ही नहीं आएगा कि कंप्लीट मैसेज क्या था, या फिर कंप्लीट मैसेज का बैकग्राउंड या फिर उसका कंटेक्स्ट क्या था। उसके बाद हम देखते हैं कि लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़ भी आ सकती हैं, कुछ लोगों की अनफेमिलियर वोकैबुलरी है, या फिर कोई एक्सेंट है, या फिर कोई प्रोनाउंसिएशन है, तो उससे क्या होता है कि हमें समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए जो इफ़ेक्टिव लिसनिंग है वो बहुत ज़्यादा अटेंशन, पेशेंस और ओपन माइंड रिक्वायर करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेटिकेट्स की। तो जो वर्ड नेटिकेट है वो फॉर्म हुआ है दो वर्ड्स को मिला के, एंड द फर्स्ट वर्ड इज़ इंटरनेट एंड अनदर वर्ड इज़ एटिकेट्स। तो नेटिकेट्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी रूल्स या फिर प्रैक्टिसेस of being polite, of being respectful and of being responsible behavior जब आप ऑनलाइन कम्युनिकेट कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आती हैं अंडर नेटिकेट। आज के टाइम में हमारी जो कम्युनिकेशन है वो ईमेल्स के थ्रू होती है, सोशल मीडिया इन्वॉल्व होता है, मैसेजिंग एप्लीकेशंस होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, या फिर डिस्कशन फोरम्स होते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जहाँ पर हम ऑनलाइन कम्युनिकेट करते हैं। इसीलिए हमें ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें कैसे अप्रोप्रिएटली कम्युनिकेट करना चाहिए ऑनलाइन, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एवरीडे कम्युनिकेशन के अंदर। अब हम आगे बात करते हैं। हमारा अगला टॉपिक जो है इम्पोर्टेंस ऑफ नेटिकेट। ऑनलाइन कम्युनिकेशन डिफरेंट होता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन से। फेस टू फेस कम्युनिकेशंस में क्या होता है, फेशियल एक्सप्रेशंस से, जेस्चर्स से, या फिर वॉइस के टोन से हम दूसरे का लाइक वो क्या कहना चाहता है उसका मीनिंग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन इन रिटन जो भी हम ऑनलाइन कम्युनिकेशन करते हैं थ्रू मैसेजिंग ऐप्स, उसमें ऐसे जो सिग्नल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि एक सिंपल मैसेज मतलब बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टूड हो सकता है कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ फॉलोइंग नेटिकेट्स हैं जो हमें हेल्प करेंगे कि हम लाइक अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएँ। तो सबसे पहले जो हमारे नेटिकेट्स हैं वो क्या हेल्प करते हैं कि हम एक तो कम्युनिकेट कर सकें क्लियरली, फिर अब हम एक सामने वाले लिसनर के लिए या फिर रीडर के लिए हम एक रिस्पेक्ट को मेंटेन करें, अवॉइड करें अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रोटेक्ट करें प्रिवेसी को, प्रिवेंट करें मिसअंडरस्टैंडिंग्स को, और वहाँ पर हम एक प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करके रखें, जिससे क्या होगा, एक पॉजिटिव ऑनलाइन एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं एटिकेट्स के। जैसे सबसे पहला रूल है कि बी रिस्पेक्टफुल, आपको दूसरों की तरफ रिस्पेक्टफुल रहना है। तो हमें ना हमेशा पोलाइट और रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए ऑनलाइन। पर्सनल अटैक्स, इंसल्ट्स और ऑफेंसिव कमेंट्स नहीं करने चाहिए, उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। डिसएग्रीमेंट जो है वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने का भी एक तरीका होता है। आपको पोलाइटली अपने डिसएग्रीमेंट को लाइक फोर फ्रंट पे लाना होगा। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है कि भेजने से पहले आप सोचो, तो बिफोर पोस्टिंग या फिर कोई भी चीज़ आप भेज रहे हो तो आपको कंसिडर करना चाहिए कि क्या वो अप्रोप्रिएट है, नेसेसरी है, या फिर वो क्लियर है। जितने भी डिजिटल मैसेजेस होते हैं उनको सेव किया जा सकता है, फॉरवर्ड किया जा सकता है, या फिर दूसरों के साथ शेयर किया जा सकता है। तो हमें ना बहुत रिस्पॉन्सिबली कम्युनिकेट करना चाहिए कि कोई भी चीज़ ऐसी ऑफेंसिव ना हो कि अगर सामने वाला जो हमारा रिसीवर है वो अगर किसी को शेयर भी करता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एंड किसी को वो चीज़ें लाइक हार्म नहीं करनी चाहिए उनके इमोशंस को। नेक्स्ट आता है कि आपको सारा का सारा मैसेज कैपिटल लेटर्स में लिखना अवॉइड करना चाहिए। इससे क्या होता है कि ऐसा लगता है दैट वी आर शाउटिंग। तो इसलिए कैपिटल लेटर्स को हमें अप्रोप्रिएटली सही जगह पर ही यूज़ करना चाहिए। उसके बाद आता है रिस्पेक्ट प्रिवेसी, यानी कि यहाँ पर हमें कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए किसी और की प्राइवेट कॉन्वर्जेशंस को, फोटोग्राफ्स को, फ़ोन नंबर्स को, या फिर किसी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को विदाउट सामने वाले या फिर रिसीवर की परमिशन के। तो यहाँ पर रिस्पेक्ट करनी चाहिए प्रिवेसी को। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्यों है, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें रिस्पॉन्सिबल बनाता है जब हम ऑनलाइन कम्युनिकेट कर रहे होते हैं।
तो आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आता है कि आपको स्पैमिंग को अवॉइड करना चाहिए कि अननेसेसरी और रिपीटेड मैसेजेस क्या पता सामने वाले को डिस्टर्ब कर रहे हो या इरिटेट कर रहे हो, तो आपको वो चीज़ भी अवॉइड करनी चाहिए। आपको सिर्फ ऐसी इन्फॉर्मेशन भेजनी चाहिए जो कि रेलेवेंट है और नेसेसरी है। उसके बाद आता है कि अपने इन्फॉर्मेशन को चेक करो भेजने से पहले, तो हमें ना कभी भी ऐसी इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड नहीं करनी चाहिए जो हमने क्रॉस चेक ना करी हो और हमने वेरीफाई ना किया हो कि वो जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं क्या वो सही है या नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शुड बी चेक्ड थ्रू रिलायबल सोर्सेज। जो भी आप इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भेज रहे हो उसको आपको चेक करना चाहिए किसी भी रिलायबल सोर्स से कि क्या वो सही है या नहीं है। दिस हेल्प प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। इससे क्या होता है कि हम ना मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड नहीं करते हैं, हम सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं जो कि बहुत सही है एंड जो हमने चेक किया है रिलायबल सोर्सेज से। उसके बाद आता है कि आपको अप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। लैंग्वेज जो भी है वो सुटेबल होने चाहिए पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग। एक मैसेज अगर आप क्लोज फ्रेंड को लिख रहे हो तो वो इनफॉर्मल हो सकता है, लेकिन अगर आप एक ईमेल लिख रहे हो एक टीचर को या फिर एक एम्प्लॉयर को तो आपको उसमें पोलाइट और फॉर्मल होना पड़ेगा। उसके बाद बात आती है कि आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा डिफरेंट ओपिनियंस को। ज़रूरी नहीं है कि सब लोग आपके ओपिनियन से अग्री करेंगे, देयर विल बी डिसएग्रीमेंट्स। तो पीपल मे हैव डिफरेंट ओपिनियंस, पीपल के पास अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, बैकग्राउंड्स हो सकते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। तो ऑनलाइन कम्युनिकेशन को हमेशा अलाउ करना चाहिए हम लोगों को कि हम डिसएग्रीमेंट्स को भी एक्सेप्ट कर पाएँ, ना कि उनको एक पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट में टर्न कर दें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैसे पर्टिकुलर ओपिनियन को ट्रीट कर रहे हो। उसके बाद आता है नेटिकेट्स इन ऑनलाइन क्लासेस। अभी कोविड के टाइम से हम लोगों ने ये इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ देखा है कि हर टाइम कुछ भी अगर हम लोग नहीं अटेंड कर पाते हैं ऑफलाइन या फिर नहीं कंडक्ट हो सकती है कोई चीज़ ऑफलाइन, तो वो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू लिंक्स के थ्रू हम लोग कंडक्ट करते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस में ना स्टूडेंट्स को कुछ फॉलो करने चाहिए कम्युनिकेशन प्रैक्टिसेस, जिससे क्या होता है वो लोग एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट की तरह आते हैं क्लास में एंड दे स्टडी वेल। तो स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, क्लास को टाइम पर ज्वाइन करना चाहिए, माइक्रोफोन को म्यूट रखना चाहिए जब वो नहीं बोल रहे हैं या उनको नहीं पूछा गया है कुछ भी, उनको ध्यान से सुनना चाहिए, अननेसेसरी इंटरप्शंस को अवॉइड करना चाहिए, चैट बॉक्स को अप्रोप्रिएटली यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी वहाँ पर लिख रहे हो इररेलेवेंट चीज़ें, आप अपनी पर्सनल टॉक्स कर रहे हो। उसके बाद आपको क्वेश्चंस वहाँ पर पोलाइटली पूछने चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप कोई भी ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो। उसके बाद आता है कि आप कैसे ऑडियो बुक लिसनिंग कर सकते हो। एक ऑडियो बुक क्या होता है, एक रिकॉर्डेड वर्जन होता है एक बुक का जिसको या फिर रिटन टेक्स्ट का जिसको आप सुन सकते हो पढ़ने की जगह। तो ऑडियो बुक के अंदर क्या क्या होता है, नॉवेल्स होती हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ होती हैं, बायोग्राफीज़ होती हैं, एसेज होते हैं, पोइट्री और एजुकेशनल मटेरियल भी वहाँ पर आपको मिल जाता है। लिसनिंग टू एन ऑडियो बुक रिक्वायर्स कॉन्सेंट्रेशन। जब भी हम एक ऑडियो बुक को सुनते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लिसनर को अंडरस्टैंड करना पड़ता है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को साउंड के थ्रू, यानी कि जो आप सुन रहे हो आपको वही चीज़ें इंटरप्रेट करनी है एंड उसी से आपको समझना पड़ेगा। अब इम्पॉर्टेंस क्या होती है ऑडियो बुक की, ये हम देखते हैं। तो ऑडियो बुक क्या है ना, वो इम्प्रूव करता है सेवरल कम्युनिकेशन स्किल्स। जैसे आप बेटर कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो, तो लिसनर की जो कैपेसिटी है कि वो अटेंशन या फिर फोकस के साथ किसी चीज़ को फॉलो कर सकता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। सेकंड, इम्प्रूव्ड लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि अगर आप रेगुलरली ऑडियो बुक सुन रहे हो तो आप लोग बहुत ईजीली स्पोकन लैंग्वेज को समझ पाओगे और बहुत इफ़ेक्टिवली आप वर्क कर पाओगे। उसके बाद आता है वोकैबुलरी डेवलपमेंट। तो जब भी लिसनिंग को इंट्रोड्यूस किया जाता है हम तक, तो हम कुछ नए वर्ड्स और एक्सप्रेशंस को सुनते हैं एंड फिर हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो पर्टिकुलर चीज़ का क्या मतलब था, उन फ्रेजेस का क्या मतलब था, या फिर यहाँ पर ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन ही क्यों यूज़ किया गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ऑडियो बुक लिसनिंग से हेल्प मिलती है हमें। उसके बाद आता है कि यहाँ पर बेटर प्रोनाउंसिएशन हमें पता चलती है चीज़ों की। तो जब भी हम किसी नरेटर को सुनते हैं तो हमें समझ में आता है कि क्या करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हो सकती है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की या फिर वर्ड की जिसको हम बहुत टाइम से गलत प्रोनाउंस कर रहे थे। उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग टोन। तो नरेटर की जो वॉइस है वो कम्युनिकेट करती है इमोशंस को, जैसे एंगर,
हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर और एक्साइटमेंट। उसके बाद आता है अप्रिसिएशन ऑफ लिटरेचर। तो यहाँ पर जो ऑडियो बुक्स हैं वो अब अलाउ करती हैं लिसनर को एक्सपीरियंस करने के लिए कि वो स्टोरीज़ को समझ पाएँ, उनको फील कर पाएँ, लाइक वो रियल में उनको समझ पाएँ पोएम्स को, एंड कुछ भी लिटरेरी वर्क है वॉइस और एक्सप्रेशन के थ्रू आप उनको समझ सकते हो। अब कुछ स्टेजेस होती हैं ऑडियो बुक लिसनिंग में, हम उनको देखते हैं। तो जो इफ़ेक्टिव ऑडियो बुक लिसनिंग होती है वो 3 पार्ट्स में, 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले आता है बिफोर लिसनिंग। तो हमें क्या करना पड़ता है, अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है किसी भी पर्टिकुलर कंटेंट के लिए, कैसे टाइटल को रीड करके, ऑथर को आइडेंटिफाई करके, या फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सोच के जिसके बारे में वो ऑडियो बुक है। जो भी आपको ऑलरेडी पता है आपके माइंड में उस पर्टिकुलर टॉपिक से, आप उसको रिकॉल कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो कि टेक्स्ट किस चीज़ को डिस्कस करने वाला है मेजरली। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऑडियो बुक का टाइटल है द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं पहले से कि हो सकता है कि इस ऑडियो बुक में हम डिस्कस करें कि एजुकेशन का रोल क्या होता है हमारे पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट में। अब हम आगे देखते हैं। तो जो हमारा अगला स्टेज आता है वो है जब हम सुन रहे होते हैं ड्यूरिंग लिसनिंग। तो हमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए जो बोल रहा है उस पर, हमें ट्राई करना चाहिए और आइडेंटिफाई करना चाहिए सर्टेन थिंग्स को, जैसे मेन आइडिया क्या है उस ऑडियो बुक का, इम्पोर्टेंट डिटेल्स क्या हैं, कैरेक्टर्स कौन से हैं, इवेंट्स क्या क्या हुए उस पूरे ऑडियो में, इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स क्या थे कैरेक्टर्स के बीच में, कुछ अनफेमिलियर वर्ड्स होंगे जो आपको समझ नहीं आए होंगे तो आपको उनको आइडेंटिफाई करना है, और टोन और इमोशन को समझना है। एक यूज़फुल मेथड है ये ड्यूरिंग लिसनिंग, अगर आपको कुछ भी चीज़ को एनालाइज करना है तो आप ये कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हो आप, सुनते सुनते, कि हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ। तो जब भी आपको इन चीज़ों का आंसर मिल जाएगा तो उसका मतलब है कि आपने अच्छे से ऑडियो बुक को सुना है। अब बात करते हैं थर्ड एंड लास्ट स्टेज की, जो कि है आफ्टर लिसनिंग। तो हमें चेक करना चाहिए अपनी अंडरस्टैंडिंग को कि हमने कितना सुना और कितना समझा। तो अब वो कैसे होगा कि हम रिकॉल करेंगे मेन पॉइंट्स को, पूरे कंटेंट को समराइज़ करेंगे, आंसर करेंगे क्वेश्चंस को, डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट आइडियाज़ उस ऑडियो बुक के, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि उस ऑडियो बुक की मेन थीम क्या थी। तो ये जो हमारा जो पैसिव लिसनिंग है फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एक्टिव लिसनिंग जब हम ये सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे एंड रिकॉल कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि ऑडियो बुक डिस्कशंस क्या होते हैं। तो एक डिस्कशन में स्टूडेंट्स को अलाउ किया जाता है कि वो अपने अंडरस्टैंडिंग को शेयर करें कि उन्होंने जो सुना उससे उन्हें क्या समझ आया। तो एक जो गुड डिस्कशन होता है वो कुछ 5-6 चीज़ों के ऊपर बेस्ड होता है। तो सबसे पहले आता है कंटेंट, कि क्या हुआ था टेक्स्ट में, उसके बाद कैरेक्टर्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे, फिर बात आती है थीम की, थीम, लैंग्वेज, टोन और इंटरप्रिटेशन। तो थीम में कि क्या सेंट्रल आइडिया था उस पर्टिकुलर ऑडियो बुक का, लैंग्वेज कौन से तरह की यूज़ हुई थी, क्या नरेटर सीरियस था, ह्यूमरस था, इमोशनल था, एंग्री था या सिंपैथेटिक था, तो वो टोन हमें पता चल जाएगी। उसके बाद हमने क्या समझा एज लिसनर उस पर्टिकुलर टेक्स्ट से, तो वो आ जाएगा लास्टली। तो जो डिस्कशन होता है वो हेल्प करता है स्टूडेंट्स को कि वो अपनी स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप करें, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करें और अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आएँ बोलने का। उसके बाद बात करते हैं नोट टेकिंग की। तो नोट टेकिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जहाँ पर आप रिकॉर्ड करते हो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को, सुनते सुनते लेक्चर को, किसी भी डिस्कशन को, ऑडियो बुक को या कोई भी अदर स्पोकन मटेरियल को। तो जब आप सुनते सुनते लिखते हो एंड नोट्स बनाते हो, दैट इज़ नोट टेकिंग। जो पर्पस होता है वो नोट टेकिंग का, वो ये नहीं होता है कि आपको हर एक वर्ड लिखना है जो स्पीकर बोल रहा है। इस इन स्पाइट ऑफ दैट इसका मतलब क्या होता है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है और आपको उसको बहुत शॉर्टेस्ट वे में और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में उसको स्टोर करके रखना है, रिकॉर्ड करके रखना है। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ राइटिंग के पूरा लाइन दिया हुआ है यहाँ पे कि लिसनिंग एक एक्टिव प्रोसेस है जिसके थ्रू एक पर्सन रिसीव करता है और अंडरस्टैंड करता है और इंटरप्रेट करता है इन्फॉर्मेशन को। तो आप इसको नोट टेकिंग में कैसे लिखोगे, आप ऐसे एरोज प्लस एंड बहुत ही छोटे छोटे वर्ड्स के थ्रू आप इसको 2 लाइन में एक्सप्लेन कर दोगे जहाँ आपको 3-4 लाइन्स लिखनी पड़ रही थी। तो ये क्या होता है, ये आपका टाइम बचाता है और आपको प्रिजर्व करने में हेल्प करता है कि जो पर्टिकुलरली मेन आपका आइडिया था आप उसी को प्रिजर्व
करो, बाकी की जो फालतू चीज़ें होती हैं अब उनको ना लिखो। इम्पोर्टेंस क्या होता है नोट टेकिंग का? तो गुड नोट टेकिंग क्या करता है, हेल्प करता है हमें ये रिमेंबर करने में कि क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। हम कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं, ऑर्गेनाइज कर पाते हैं अपने आइडियाज़ को, सारी चीज़ों को क्विकली रिवाइज कर पाते हैं, एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर पाते हैं, लेक्चर्स को समझ पाते हैं मोर इजीली, आइडेंटिफाई करते हैं जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, और बाद में अगर आपको दोबारा पढ़ना होता है तो उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये स्पेशली यूज़फुल होता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि लेक्चर्स जो होते हैं ना उसके अंदर इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है और आप उतना ही रिमेंबर ही नहीं कर पाओगे बिना लिखे। अगर आप कुछ लिखोगे नहीं तो दैट इज़ वेरी वेरी लाइक क्या बोलते हैं उसको, डिफ़िकल्ट फॉर यू टू रिमेंबर इन एवरीथिंग एंड ईच वर्ड। तो आप उसमें क्या होता है कि आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को अपनी कॉपी में लिख लेते हो एंड बाद में आपको रिवाइज करने में ईजी होता है। अब कुछ इफ़ेक्टिव टेक्निक्स हैं नोट टेकिंग की। तो सबसे पहले आप कीवर्ड्स का यूज़ करते हो, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को लिखते हो रादर देन कंप्लीट सेंटेंसेस। उसके बाद आप एब्रीविएशंस का यूज़ करते हो, शॉर्ट फॉर्म्स का यूज़ करते हो, जैसे इन्फो यूज़ करते हैं हम इन्फॉर्मेशन के लिए, एम्प हम यूज़ करते हैं फॉर इम्पोर्टेंट, गवर्नमेंट हम GOVT लिखते हैं। तो इट इज़ लाइक कि बहुत सारी चीज़ें आप कॉमन लैंग्वेज में यूज़ करते हो, तो उन सब का ही यूज़ करके आप नोट टेकिंग इफ़ेक्टिव तरीके से कर सकते हो। उसके बाद आप सिंबल्स यूज़ करोगे तो इससे क्या होता है कि हमारा जो नोट्स हैं वो शॉर्टर हो जाते हैं। जैसे हमने अभी इस वाले पेज पे ये एग्जांपल देखा था, यहाँ पर हम एरोज़ और प्लस साइन का यूज़ कर रहे थे, तो सेम यहाँ पर हमने इनको एक्सप्लेन किया है कि पर्टिकुलर सिंबल का क्या मीनिंग होता है। उसके बाद आप हेडिंग्स का यूज़ कर सकते हो। हेडिंग्स और सब हेडिंग्स क्या करते हैं ना, इंफॉर्मेशन को ईजियर बनाते हैं ऑर्गेनाइज करने के लिए। यानी कि आप इजीली समझ पाते हो कि आप पर्टिकुलरली कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो, उस टॉपिक का कौन सा सब टॉपिक है जो आपको पढ़ना है। तो वो बहुत ईजी हो जाता है जब आप हेडिंग्स यूज़ करते हो। उसके बाद आप बुलेट पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हो। बुलेट पॉइंट्स क्या करते हैं, आपको हेल्प करते हैं कि आप डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ को सेपरेट कर पाओ। उसके बाद आप फ्लो चार्ट्स का यूज़ कर सकते हो। प्रोसेसेस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एरोस के थ्रू, या फिर शॉर्ट फॉर्म्स के थ्रू, या फिर प्लस जितने भी सिंबल्स हमने लिखे हैं वो सब के थ्रू। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है कि लिसनिंग हम अगर हम अटेंशन के साथ करते हैं तो हमें समझ आता है, फिर हम इंटरप्रेट कर पाते हैं और फिर हम रिस्पॉन्स दे पाते हैं। तो दिस इज़ अ फ्लो चार्ट। उसके बाद बात करते हैं नोट टेकिंग एंड नोट मेकिंग, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो ये दो टर्म्स हैं जो कि रिलेटेड हैं लेकिन थोड़ी स्लाइटली डिफरेंट है। मेजर डिफरेंस नहीं है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। तो नोट टेकिंग क्या होता है, इसका जनरली मतलब होता है कि आप रिकॉर्ड कर रहे हो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को सुनते हुए या फिर रीड करते हुए किसी भी पर्टिकुलर सोर्स को। नोट मेकिंग क्या होता है, इसके अंदर ना आप लाइक अरेंज करते हो और ऑर्गेनाइज करते हो अपने इन्फॉर्मेशन को किसी भी एक सोर्स से इनटू अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म आपके बाद वाली स्टडी के लिए। तो ये लाइक साथ में होता है एंड ये बाद में आप ऑर्गेनाइज करते हो चीज़ों को। तो ये नोट मेकिंग इज़ दैट। अब कुछ क्वालिटीज़ होती हैं गुड नोट्स की। तो गुड नोट्स के अंदर क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहली बात तो वो ब्रीफ होने चाहिए जिससे कि आप इजीली लिख पाओ एंड आपको इजीली शॉर्ट में समझ आ जाए। उसके बाद वो क्लियर होने चाहिए जिससे कि आप समझ अच्छे से सको। उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए, प्रॉपर हेडिंग्स होनी चाहिए, रेलेवेंट होने चाहिए, यानी कि उसके अंदर अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन ना हो, आपका जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वही हो। एक्यूरेट होने चाहिए, यानी कि विदाउट चेंजिंग द मीनिंग आप वही चीज़ एग्जैक्ट आप शॉर्टर वे में लिख सकते हो जो कि आप दूसरे सोर्स से लेकिन कंप्लीट सेंटेंसेस आप समझ रहे हो। उसके बाद लास्टली आता है कि आप लाइक इट विल बी ईजी टू रिवाइज। तो जब भी एग्जामिनेशंस होते हैं तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है अगर आपके पास नोट्स प्रिपेयर्ड होते हैं पढ़ने के लिए। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है वो क्या है कि गुड नोट्स के अंदर इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ होते हैं, ना कि हर एक वर्ड। तो ये एक बहुत अच्छा लाइक क्या बोलते हैं इसको, एक आइडेंटिफिकेशन है ऑफ अ गुड नोट्स कि अगर आपको हर एक चीज़ लिखी हुई मिल रही है दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ गुड नोट। अगर आप लाइक छोटे छोटे नोट्स लिख रहे हो तो दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड मीडियम जिससे कि आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। तो या दिस वॉज द होल यूनिट नंबर 2। तो अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है आप मुझसे प्लीज़ पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आपको अगर इस पर्टिकुलर यूनिट के नोट्स चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो एंड आप इजीली सारे नोटिफिकेशन सब कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो
Yeah, for till then, bye bye, take care, and do not forget to subscribe the channel and share it with your friends. Bye.